हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीति शर्मा। आज मैं आपके लिए जो क्वेश्चन लेके आई हूँ वो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि सोसाइटी को समझने के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक हम जेंडर इनइक्वालिटी के रूट्स को डीपली एनालाइज ही नहीं करेंगे, तब तक इक्वालिटी की बात जो है ना कहीं इनकम्प्लीट ही रहेगी। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट आज हम समझेंगे मेजर अप्रोचेस ऑफ फेमिनिस्ट स्टडीज़, जो जेंडर इनइक्वालिटी को डिफरेंट अप्रोचेस के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, अगर आप इस वीडियो को सिर्फ ध्यान से सुन भी लेते हैं ना, तो ये टॉपिक आपको इतना क्लियर हो जाएगा कि आप फेमिनिज़म को कभी भूल नहीं पाएंगे और एग्ज़ाम में आप हर एक लाइन लॉजिकली फ्रेम कर पाएंगे। क्योंकि हम यहाँ रटने के लिए नहीं, समझने के लिए पढ़ रहे हैं। और आप कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, तो इस लेवल पे सिर्फ याद करना काफ़ी नहीं होता है, कंसेप्ट को डीपली समझना ज़रूरी होता है। क्योंकि जब आप किसी कंसेप्ट को सच में समझ लेते हैं तो वो नेचुरली याद रहता है। रट्टा लगाई हुई चीज़ें एग्ज़ाम के बाद हमारे दिमाग से निकल जाती है, लेकिन जो समझा हुआ कंसेप्ट आपके एनालिटिकल थिंकिंग का हिस्सा बन जाता है और वो लंबे समय तक आपके साथ रहता है। तो चलिए बिना देरी किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमारा टॉपिक है मेजर अप्रोचेस ऑफ फेमिनिस्ट स्टडीज़। अब एक बात बताइए, क्या महिलाएं वास्तव में कमज़ोर हैं या समाज ने उन्हें कमज़ोर बना दिया है? आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि नारीवाद अध्ययन इस सवाल का जवाब अलग अलग उपागमों के माध्यम से कैसे देता है। सबसे पहले समझिए, व्हाट इज़ फेमिनिज्म। नारीवाद क्या है ना? नारीवाद क्या है? तो नारीवाद कोई पुरुष विरोधी विचारधारा नहीं है। यह एक बौद्धिक, सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन है जो महिलाओं के लिए समान अधिकार, इक्वल राइट्स की बात करता है। इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और डिग्निटी की बात करता है, ठीक है। डिग्निटी यानी कि गरिमा की बात करता है। तो लेकिन यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात समझिए, नारीवाद केवल समान वेतन या नौकरी की बात नहीं करता है ना। इतना याद रखना होगा आपको कि ये सिर्फ इक्वल सैलरीज की बात नहीं करता है या नौकरी की बात नहीं करता है। ये समाज की उस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करता है जहाँ पे जेंडर के आधार पर शक्ति का वितरण असमान है, ठीक है। शक्ति का वितरण असमान है। देखिए, सबसे पहले ना एक बेसिक चीज़ क्लियर करते हैं। अब ये जेंडर है, जेंडर को भी हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक होता है बायोलॉजिकल जेंडर, है ना, बायोलॉजिकल, उससे हम समझते हैं, बायोलॉजिकल के अकॉर्डिंग समझते हैं, जैविक अंतर जिसको बोलेंगे। और एक होता है सामाजिक और सांस्कृतिक निर्माण, यानी कि सोशल कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग समझेंगे हम जेंडर। तो यही बात प्रसिद्ध दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने कही थी, वन इज़ नॉट बॉर्न बट रादर बिकम्स अ वुमेन। मतलब समाज हमें सिखाता है कि लड़की कैसी होनी चाहिए और लड़का कैसा होना चाहिए। तो अब सवाल उठता है कि अगर समाज समान है ना, अगर समाज जो है वो समान है तो फिर नारीवाद की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि इतिहास में महिलाओं को एजुकेशन यानी कि शिक्षा से वंचित रखा गया, वोट का अधिकार नहीं दिया गया, और संपत्ति का अधिकार सीमित था, संपत्ति का अधिकार नहीं दिया गया। लड़कों, जो भी पिता की जो भी संपत्ति होती थी वो उसके बेटे को दे दी जाती थी, और सार्वजनिक जीवन से दूर रखा गया। यानी राजनीतिक सिद्धांत लंबे समय तक पुरुष केंद्रित रहा, है ना। तो नारीवाद ने इसी पुरुष केंद्रित ज्ञान को चुनौती दी। अब ध्यान दीजिए, नारीवाद केवल अधिकारों की मांग नहीं करता है, ठीक है। और यही कारण है कि नारीवाद अध्ययन पॉलिटिकल थ्योरी का एक महत्वपूर्ण भाग बन गया है। तो अब जब हमें ये समझ में आ गया कि नारीवाद क्या है और क्यों आवश्यक है, तो अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है कि नारीवाद चिंतन के भीतर कौन कौन से प्रमुख उपागम विकसित हुए, है ना, और वे स्त्री असमानता को अलग अलग तरीके से कैसे समझते हैं। अब हम नारीवाद अध्ययन के सबसे पहले और प्रारंभिक उपागम को समझेंगे, जो है लिबरल फेमिनिज्म, उदारवादी नारीवाद। तो सबसे पहले एक सिंपल सवाल है, अब बताइए, अगर समाज में
मेल एंड फीमेल, है ना, मेल एंड फीमेल दोनों इंसान हैं। ओके, तो क्या दोनों को समान अधिकार मिलने चाहिए? तो उदारवादी नारीवाद का जवाब है यस, हाँ, दोनों को समान अधिकार मिलना चाहिए। तो इसका मूल आधार क्या हुआ? उदारवादी नारीवाद जो है वो लिबरलिज्म की विचारधारा से प्रभावित है ना। तो उदारवाद क्या कहता है? व्यक्ति, इंडिविजुअल सबसे महत्वपूर्ण है। इंडिविजुअल सबसे महत्वपूर्ण है और सभी व्यक्तियों को इक्वल राइट्स होने चाहिए, है ना। इक्वल राइट्स की बात करता है और राज्य का काम है अधिकारों की रक्षा करना। तो जब यही सिद्धांत महिलाओं पर लागू किया गया तो ये प्रश्न उठा कि अगर सभी व्यक्ति समान हैं तो महिलाओं को मतदान का अधिकार क्यों नहीं है? और जो फीमेल हैं वो एजुकेशन से वंचित क्यों है, शिक्षा से वंचित क्यों है वो, और संपत्ति का अधिकार सीमित क्यों है? तो यहीं से उदारवादी नारीवाद की शुरुआत हुई है। इस विचारधारा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया किसने? मैरी वॉllstonecraft ने, है ना। और इन्होंने महिलाओं की एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन और इक्वल राइट्स की वकालत की। इक्वल राइट्स, ठीक है, इक्वल राइट्स की वकालत की। और दूसरे में है, और सेकंड है जॉन स्टुअर्ट मिल, है ना। तो इन्होंने संसद में महिलाओं को मताधिकार देने का समर्थन किया। ओके, राइट फॉर वोट, ठीक है। तो यह असमानता को कैसे समझता है? उदारवादी नारीवाद मानता है कि स्त्री के अधीन स्थिति का कारण है कानूनी भेदभाव, है ना। कानूनी भेदभाव हो गया, कानूनी भेदभाव, शिक्षा की कमी और अवसरों की असमानता। तो देखो, उदारवादी नारीवाद ये नहीं कहता है कि पूरी सामाजिक संरचना को ही बदल दो, बल्कि ये कहता है कि कानून और नीतियों में सुधार करो, बल्कि ये कहता है कि कानून और नीतियों में सुधार करो। अब देखो, एग्जाम्पल से समझो। मान लीजिए कि एक महिला और पुरुष दोनों समान क्वालिफिकेशन रखते हैं, है ना। दोनों की जो क्वालिफिकेशन है वो समान है, लेकिन महिला को वेतन कम मिलता है। तो उदारवादी नारीवाद क्या करेगा? इक्वल पे लॉ की मांग करेगा, है ना। इक्वल पे लॉ की बात करेगा, इक्वल पे लॉ की मांग करेगा और एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज लागू करवाएगा और शिक्षा और रोजगार में समान अपॉर्चुनिटीज सुनिश्चित करेगा। अब थोड़ा ना क्रिटिकल सोचते हैं। अब आप एक बात बताइए, क्या केवल कानून बदल देने से मानसिकता बदल जाती है? अगर कानून समान है, ठीक है, मान लिया हमने कि इक्वल लॉ आ गई भाई, ठीक है, तो क्या कानून समान है लेकिन समाज में अब भी सोच पितृसत्तात्मक है, पैट्रियार्की है, तो क्या वास्तविक समानता संभव है? यहीं से आगे की नारीवाद धाराएं उदारवादी नारीवाद की आलोचना, तो यहीं से आगे की जो नारीवाद धाराएं हैं ना, वो उदारवादी नारीवाद की आलोचना करते हैं, ठीक है। कुछ विचारकों ने कहा समस्या केवल कानून में नहीं है बल्कि आर्थिक संरचना में भी है ना, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में भी है। और यहीं से जन्म होता है मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। सबसे पहले ना एक बुनियादी सवाल से मार्क्सवादी नारीवाद को समझते हैं। अब एक बात बताइए, क्या महिलाओं की असमानता केवल कानून की वजह से है? तो इसके पीछे कोई गहरी आर्थिक संरचना या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर काम कर रही है? तो मार्क्सवादी नारीवाद कहता है कि समस्या जो है ना वो आर्थिक व्यवस्था है, विशेषकर जो कैपिटलिज्म है ना, जो कैपिटलिज्म है वही मेन कारण है भाई इसका जड़। ये जो असमानता जो हो रही है ना, ये जो महिलाओं का जो शोषण हो रहा है ना, उसका मेन कारण है आर्थिक व्यवस्था। आता है कि मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म कार्ल मार्क्स से आया है ना। तो समाज की आर्थिक संरचना यानी कि इकोनॉमिक बेस ही राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं को निर्धारित करती है। अब इसी तर्क को महिलाओं की स्थिति पर लागू किया गया है। तो मार्क्सवादी नारीवाद क्या कहता है कि जब निजी संपत्ति यानी कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जब निजी संपत्ति आई
तब उत्पादन के साधनों पर पुरुषों का नियंत्रण था। ओके, इस पे नियंत्रण था पुरुषों का। तब महिलाओं की स्थिति कमज़ोर थी। ओके, महिलाओं की स्थिति कमज़ोर थी, लेकिन क्यों? क्योंकि महिलाओं को घर के अंदर सीमित कर दिया गया और उनका काम उत्पादक यानी कि प्रोडक्टिव से नहीं माना गया। अब एक बहुत ज़रूरी कंसेप्ट समझिए। अब इनविजिबल लेबर यानी कि अदृश्य श्रम, है ना, अदृश्य श्रम। तो अदृश्य श्रम का मतलब क्या हो गया? जो लोग काम तो करते हैं लेकिन उसको हम एज अ लेबर में नहीं गिनते हैं। जैसे अब अदृश्य श्रम में क्या आ गया? इनविजिबल लेबर में क्या आ जाएगा? घर का काम। अब घर के काम में क्या, जैसे कि खाना बनाना, बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की सेवा, घर संभालना, ये जो काम है ये सब आर्थिक व्यवस्था को चलाने में तो योगदान देता ही है, लेकिन इसे काम नहीं माना जाता है और कोई वेतन नहीं। क्यों? क्योंकि इसका कोई वेतन ही नहीं होता, कोई सामाजिक मान्यता नहीं है। तो मार्क्सवादी नारीवाद कहता है यह भी श्रम है और इसका शोषण हो रहा है। मान लीजिए कि एक फैक्ट्री है, ठीक है, एक फैक्ट्री है और वहाँ पे एक फैक्ट्री वर्कर है, ठीक है, वे 8 घंटे काम कर रहा है। ओके, वो 8 घंटे बाहर रह के काम कर रहा है, लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी इस बात पर निर्भर करती है कि घर पे कोई उसका खाना बनाए, ठीक है, उसके बच्चे की देखभाल करे और उसकी देख रेख करे। और अगर महिला अनपेड लेबर ना करे तो पूंजीवादी व्यवस्था स्मूथली काम नहीं कर पाएगी। इसलिए मार्क्सवादी नारीवाद कहता है कि महिला का घरेलू श्रम भी पूंजीवादी शोषण का हिस्सा है। तो मार्क्सवादी नारीवाद स्त्री शोषण को निजी संपत्ति और पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली से जोड़कर देखता है, ठीक है। तो उदारीवादी नारीवाद क्या कहता है? ये जो उदारवादी नारीवाद कहता है, ये कहता है कानून बदलो, है ना, लॉ की बात करता है, ये कानून बदलो समानता आ जाएगी। मार्क्सवादी नारीवाद क्या कहता है कि आर्थिक ढांचा बदलो, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बदलो, समानता आ जाएगी। तो केवल कानून से बराबरी नहीं आएगी। अब एक बात सोचिए, आज भी वर्किंग वुमेन को घर और बाहर दोनों जगह काम करना पड़ता है, तो क्या नौकरी मिल जाने से बराबरी आ गई? तो मार्क्सवादी नारीवाद हमें सिखाता है कि जब तक आर्थिक संरचना, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और श्रम का मूल्यांकन नहीं बदलेगा तब तक वास्तविक समानता संभव नहीं है। लेकिन यहाँ भी एक प्रश्न बचता है, क्या केवल पूंजीवाद ही समस्या है? क्या पितृसत्ता की कोई स्वतंत्र भूमिका नहीं है? इसी सवाल से जन्म लेता है समाजवादी नारीवाद, सोशलिस्ट फेमिनिज्म। आर्थिक व्यवस्था ही महिलाओं के शोषण के लिए जिम्मेदार नहीं है, पैट्रियार्की का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है स्त्री के शोषण में। अब देखो, अगर आप देखना चाहो तो आज भी इंडिया में पैट्रियार्की सिस्टम चलता है ना, पितृसत्ता चलता ही है आज भी, जहाँ पे एक मान लो एक घर का एग्जांपल लेते हैं, एक घर है, ठीक है, तो वहाँ के इस घर के जो फादर होंगे ना, घर के मुखिया कहलाएंगे, है ना, और इनके ऑर्डर पे ही कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो घर का मुखिया बताता है। तो यहीं से शुरुआत होती है समाजवादी नारीवाद। तो समाजवादी नारीवाद क्या कहता है कि स्त्री का शोषण 2 संरचनाओं के कारण होती है, कैपिटलिज्म और पैट्रियार्की, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब मान लीजिए एक वर्किंग वुमेन है, ठीक है, एक वर्किंग वुमेन है और वह सुबह ऑफिस जाती है, ठीक है, वे सुबह ऑफिस जाती है और ऑफिस जाकर वहाँ पे वो 8 से 9 घंटे काम करती है और सैलरी कमाती है, ठीक है, लेकिन घर लौटकर खाना बनाना, बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की सेवा, ये सब भी वही करती है। तो ये सवाल उठता है क्या घर का काम माना जाता है? क्या उसके कोई वेतन होती है? तो हाँ, देखिए, हमें भी पता है कि घर पे जो हम लोग जो घर पे जो फीमेल्स काम करती हैं, जो वुमेन काम करते हैं, उनकी कोई सैलरी नहीं होती। भाई, अपने घर में काम करने पे कौन सैलरी देता है ना, तो अपने घर पे काम करने की कोई सैलरी नहीं होती है। तो यही समाजवादी नारीवाद कहता है कि महिलाओं को दोहरा शोषण झेलना पड़ता है, यानी कि बाहर तो एक आर्थिक शोषण हो गया, है ना, और घर में पितृसत्तात्मक नियंत्रण। वो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म से कैसे अलग है? मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म ने क्या कहा? इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को
बदल दो, समस्या खत्म, है ना, और समानता आ जाएगी। लेकिन समाजवादी नारीवाद कहता है केवल आर्थिक बदलाव काफ़ी नहीं है, अगर मानसिक और पितृसत्तात्मक सोच नहीं बदली तो असमानता बनी रहेगी, है ना। मतलब कि सिस्टम प्लस कल्चर दोनों को बदलने होंगे, है ना। सिस्टम प्लस कल्चर दोनों बदलने होंगे। जिस तरीके से लिबरल फेमिनिज्म की आलोचना की गई, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म की आलोचना की गई, उसी तरीके से सोशलिस्ट फेमिनिज्म की भी आलोचना की गई है। अब थोड़ा क्रिटिकल सोचिए। आज अर्बन एजुकेटेड सोसाइटी, अर्बन मतलब जो टाउन हो जाते हैं, टाउन एरिया होते हैं ना, वो हो गए, ठीक है, टाउन हो गए, जैसे नगर समझ लो। टाउन के जो घरों में बहुत सी जो लड़कियां हैं, तो उनसे ये कहा जाता है कि करियर तो ठीक है पर घर संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो देखिए, हमें भी पता है, अगर आप एक लड़की हो, है ना, आपने भी घर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी से आपने सुना ही होगा, अपने बड़ों से, करियर तो ठीक है पर घर संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। ये कहा जाता है। देखो आजकल स्पेशली इंडिया में, या फिर अगर तुम एक लड़की हो तो तुम्हारे घर में भी कभी ना कभी किसी ना किसी ने जरूर ही कहा होगा कि तुम हायर एजुकेशन ले रही हो ना, ठीक है, तुम अपना करियर बिल्ड कर रही हो ना, ठीक है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन घर संभालना तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। घर सबसे पहले संभालो, है ना, क्योंकि आगे चल के यही चीज़ तुम्हारा काम आएगा। तो इसी को बोलते हैं इंटरनलिस्ट पैट्रियार्की। तो समाजवादी नारीवाद हमें सिखाता है कि समानता केवल नौकरी पाने से नहीं आएगी, है ना, बल्कि घरेलू जिम्मेदारियों के पुनर्वितरण से भी आएगी। तो जब तक अनपेड केयर वर्क को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, तब तक जेंडर इक्वालिटी अधूरी रहेगी। अब हम पहुँचते एक ऐसे दृष्टिकोण पे जो सबसे ज़्यादा तीखा, गहरा और संरचनात्मक है, यानी कि रैडिकल फेमिनिज्म, यानी कि कट्टर नारीवाद। तो सबसे पहले ये सवाल सोचिए, अगर कानून बराबर हो जाए, अगर महिलाएं नौकरी भी करने लगे, फिर भी क्या समाज पूरी तरह समान हो जाएगा? उग्रवादी कहते हैं नहीं, नो, है ना। कानून बराबर होने से और महिला अगर नौकरी करने लग जाए तो इससे हमारा समाज पूरी तरह से समान नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि समस्या सिर्फ कानून या अर्थव्यवस्था में नहीं है, बल्कि समाज की जड़ संरचना में है, जिसे हम कहते हैं पैट्रियार्की, है ना, जिसको हम कहते हैं पैट्रियार्की। ओके, अब पैट्रियार्की क्या है? पैट्रियार्की का मतलब है एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जहाँ शक्ति, नियंत्रण और निर्णय लेने का अधिकार मुख्यतः पुरुषों के पास होता है ना। अब देख लो, अपने घर का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। अब हमारे घर में फादर हैं, अब हमारे घर में घर का मुखिया कौन है? फादर, है ना। हमारे पापा घर के मुखिया हैं, भाई वो जैसा डिसीज़न लेंगे वही होगा। तो मुखिया कौन हो जाएगा घर का? पुरुष हो जाएगा, पुरुष ही निर्णय लेते हैं। और यह केवल परिवार तक ही सीमित नहीं होती है, बल्कि आपने देखा होगा राजनीति में, धर्म में, शिक्षा में, मीडिया में, संस्कृति में, हर संस्था में मौजूद है पैट्रियार्की। तो देखो, रेडिकल फेमिनिज्म क्या कहता है कि स्त्री शोषण का मूल जो जड़ है ना, वो पैट्रियार्की है ना। पैट्रियार्की जो है वो मूल जड़ है, और पुरुष सत्ता हर स्तर पर मौजूद होती है ना। मेल डोमिनेंस जो है हर स्तर पे मौजूद होती है। यह दृष्टिकोण कहता है कि जब तक पैट्रियार्की की जड़ खत्म नहीं होगी, तब तक वास्तविक समानता संभव नहीं है। चलो अब एक एग्जांपल से समझो। अब एक लड़की है, ठीक है, एक लड़की को बचपन से ही सिखाया जाता है धीरे बोलो, ज़्यादा मत हंसो, घर संभालना सीखो, और लड़कों को सिखाया जाता है स्ट्रांग बनो, है ना, एकदम स्ट्रांग बनो और घर के बाहर कमा। उदारवादी क्या कहता है? कानून बदलो, ठीक है। मार्क्सवादी क्या कहता है? आर्थिक ढांचा को बदलो। लेकिन उग्रवादी नारीवाद कहता है कि समाज की मानसिकता, संस्कृति और संस्थागत ढांचा बदलो। ये सबसे ज़्यादा संरचनात्मक परिवर्तन की मांग करता है। अब ध्यान दीजिए, अगर एक महिला प्रधानमंत्री बन गई तो क्या पितृसत्ता खत्म हो जाएगी? जरूरी नहीं है, क्योंकि उग्र नारीवाद मानता है कि व्यक्तिगत सफलता से संरचनात्मक असमानता खत्म नहीं होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ एक और प्रश्न होता है, क्या सभी महिलाओं का अनुभव एक जैसा है? क्या जाति, वर्ग, नस्ल जैसी पहचानों को कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता? यहीं से आगे बढ़ता है उत्तर आधुनिक नारीवाद, यानी कि पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। तो इसका मूल विचार क्या है?
उत्तर आधुनिक नारीवाद कहता है स्त्री कोई एक स्थायी और सार्वभौमिक पहचान नहीं है। पहचान भाषा, संस्कृति और समाज द्वारा निर्मित होती हैं। देखिए उसके बाद है ना, पहले एक चीज़ को समझ लीजिए। पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म के बाद है ना एक इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म आता है, यानी कि अंत संबंधीय नारीवाद। इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म यानी कि अंत संबंधीय नारीवाद। तो अब यहाँ से ना विचार और गहरा हो जाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या सभी महिलाओं का शोषण एक जैसा होता है? क्या एक अमीर महिला और एक गरीब महिला का अनुभव समान है? क्या एक उच्च जाति की जो महिला होती है, ठीक है, क्या उच्च जाति की महिला और एक दलित महिला का अनुभव समान है? यहीं से आता है इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म। अब एक एग्जाम्पल से समझिए। अब एक जो टाउन मिडिल क्लास वुमेन को जो समस्याएं हैं वे अलग हो सकती हैं, लेकिन एक दलित ग्रामीण महिला है, उसे जेंडर, कास्ट, क्लास तीनों को शोषण झेलना पड़ सकता है। यानी शोषण बहुस्तरीय हो सकता है ना, मल्टी लेयर्ड हो सकता है। मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल की बात करता है। समाजवादी किसकी बात करता है? पूंजीवाद की प्लस पैट्रियार्की की, है ना, कैपिटलिज्म की और पितृसत्ता की, पैट्रियार्की की। और उग्रवादी यानी कि रेडिकल फेमिनिज्म किसकी बात करता है? संरचनात्मक परिवर्तन की। और उत्तर आधुनिक फेमिनिज्म किसकी बात करता है? पहचान का प्रश्न। ओके। और जो इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म है वह बात करता है बहुआयामी शोषण की। तो नारीवाद अध्ययन हमें सिखाता है लैंगिक असमानता केवल एक कारण से नहीं होती है। तो देखिए जैसे कि इस क्वेश्चन से भी देखिए, तो जैसे इस क्वेश्चन में हमने अभी डिस्कस किया कि नारीवाद अध्ययन कोई एक विचारधारा नहीं है, बल्कि विभिन्न दृष्टिकोणों का समूह है जो स्त्री असमानता को अलग अलग कोणों से समझते हैं। तो देखिए उदारवादी नारीवाद है ना, उदारवादी नारीवाद में हमने क्या पढ़ा? कानून और समानाधिकार की बात। मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म आर्थिक संरचना और पूंजीवाद को कारण मानता है। और वही जो सोशलिस्ट फेमिनिज्म है ना, सोशलिस्ट फेमिनिज्म पूंजीवाद और पितृसत्ता दोनों को जिम्मेदार मानता है ना। और रेडिकल फेमिनिज्म यानी कि कट्टरपंथी नारीवाद वो पितृसत्तात्मक सामाजिक ढांचे को जड़ समस्या मानता है। और उत्तर आधुनिक नारीवाद यानी कि पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म और एक और जो मैंने आपको बताया था अंतर संबंधीय नारीवाद, तो ये पहचान और बहुस्तरीय शोषण की बात करते हैं। नारीवाद पुरुषों के खिलाफ संघर्ष नहीं है, यह असमानता के खिलाफ संघर्ष है। If you found this lecture helpful, then do like the video and share it with your classmates. And अगर आपको ऐसे ही concept based explanation चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। And in this comment section, let me know किस टॉपिक पर आप next detailed discussion चाहते हैं। Thank you everyone. See you in the next class.